आज की क्लास में दो टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ। उसमें से फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और सेकेंड टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस टॉपिक को आप पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? इसकी पढ़ाई जो करते हैं आप, दैट इज फॉर पॉलन, दैट इज फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। और मेगास्पोरोजेनेसिस को हम लोग देखेंगे वहां पे जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होगा उसके लिए। तो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में स्पेशल चीज क्या है? जब मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया था पिछली क्लास में, मैं ये डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ आपको। जब आपने ये सीखा था कि कैसे एक डायग्राम के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो प्रेजेंट थे, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन अ स्पेसिफिक स्पोरोजेनस टिश्यू। मतलब उस माइक्रोस्पोरेंजिया के पास कुछ स्पेशल सेल्स का क्या होता है, बंच होता है, जिसको हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू का नेम देते हैं। क्या नेम देते हैं हम लोग उसको? जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, तो इसके मिड में यहाँ पे क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ठीक है, और स्पोरोजेनस टिश्यू की यहाँ पे भी, इसके भी अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, यहाँ भी स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, और यहाँ भी स्पोरोजेनस टिश्यू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज होगा कि ये स्पोरोजेनस टिश्यू आखिर करता क्या है। ठीक है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइन स्पोरोजेनस टिश्यू के रिगार्डिंग। पोजिशनिंग समझ गए आप? यहाँ प्रेजेंट है इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, यहाँ भी। ठीक है, यानी कि each and every microsporangia contains specific tissue which is known as sporogenous tissue। तो स्पोरोजेनस टिश्यू की खासियत क्या है कि ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, क्या है? स्पोरोजेनस जो टिश्यू है, इस डायग्राम के पहले जब आप ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद अपने आप चीजें जो है आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हो गया आपका स्पोरोजेनस टिश्यू, ये हो गया आपका। जैसे ही आप इसको नोट करेंगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपको। एक मिनट, वो मिस हो गया बीच में। स्पोरोजेनस जेनस टिश्यू, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, क्या है? स्पोरोजेनस जो टिश्यू है। तो जब एंथर का जो स्ट्रक्चर है, जब एंथर का क्या है जो स्ट्रक्चर है, यंग एंथर जो है, इसमें क्या होता है? इसके टीएस में जो मैंने आपको सिखा रखा है कि इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के पास कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स होते हैं। और आपने बचपन से क्या सीखा है? 6th क्लास से भी अगर आपको सेल टिश्यू समझाया जाता है तो वहां पे भी आपने कौन सी बात सीख रखी है? यही सीखा है आपने कि टिश्यू किसको बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सिमिलर के लिए वर्ड हम लोग होमोजीनस बोलेंगे, यस और नो, है ना? एक जैसा जो होगा उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? होमोजीनस। और फिर सेल्स, यानी कि होमोजीनस सेल का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी सेल होंगे, जिसको हम अब इस ग्रुप के लिए यानी होमोजेनस सेल्स के बंच के लिए हम लोग नाम क्या देंगे? यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू, दैट इज स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू हैज द कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू पॉलन ग्रेन्स। यानी स्पोरोजेनस टिश्यू ही वो है जो आगे जाके क्या करने वाला है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कराने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सप्लेनेशन भी उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई होके आपको और क्लियर हो जाए। ये बात समझ आई मेरी? होमोजेनस सेल्स
कि एग्रीगेशन को हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू का नाम देते हैं जो ईच एंड एवरी माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है यहाँ पे, when the anther when the anther is young, a group of compactly a group of compactly arranged compactly arranged अगर बोल दिया गया, इट मीन्स कि जो सेल्स अवेलेबल है आपके पास उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है उसका नामो निशान नहीं है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं इसको, ऐसा तो हमने बोला नहीं लूजली अरेंज्ड, वैसा तो हम कोई वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कैसे है, इंटरसेलुलर स्पेसेस का नामो निशान इनके बीच में नहीं है, काफी टाइटली पैक्ड है ये। तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस cells called the sporogenous टिश्यू, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो क्योंकि ईच एंड एवरी माइक्रोस्पोरेंजिया जो है सबके मिड में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम की सेंट्रल पोजीशन में ये प्रेजेंट होता है, मतलब पोजीशनिंग। अब हम ऐसा भी तो सोच सकते थे ना, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एनिमल वर्ल्ड से इसका कोई लेना देना कोई रिश्ता नाता है नहीं, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको ब्लास्टोसिस्ट सिखाया था, है ना, तो ब्लास्टोसिस्ट में मैंने बोला था कि अंदर वाला जो सेल है दैट इज इनर सेल मास, ये क्या हो गया, इनर सेल मास, और एक्सटर्नली इसके पास जो सेल का लेयर है दैट इज पेरीफेरी। तो वहां हम थोड़ी लिखते थे कि ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करता है। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल वहां पे था तो उसको तो हम लोग कहते थे वहां पे कि वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके आउटर पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहाँ है, उसके आउटर पेरीफेरी पे है, ठीक है, और अंदर क्या प्रेजेंट है, इनर सेल मास है। तो पोजीशनिंग भी अपने आप में मायने रखता है। जैसे कई बार बच्चों का डाउट ये होता है कि लिखने की जरूरत क्या है हमें कि सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करता है, तो इसलिए जरूरत है कि जगह जगह पे सेल्स की कभी कभी पोजीशन भी पूछे जाते हैं। और आपने अभी एपी की एग्जांपल भी देखा जहां पे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है वो पेरीफेरी यानी आउटर रिम वाले जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरोजेनस टिश्यू स्पोरोजेनस स्पोरोजेनस टिश्यू occupies the center of each माइक्रोस्पोरेंजियम। कहाँ प्रेजेंट है, ये सेंटर में प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखा था, यहाँ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर से अगर रफ में मैं समझाऊं तो एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक जो क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू जो है तो उसका जो एक सेल हुआ दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये जब मियोसिस करेगा, ये जब क्या करेगा, मियोसिस करेगा, तो आगे जाके ये ज्वाइंट पॉलिन ग्रेन टेट्राड जो बना, सेपरेट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि चिपका हुआ ही रह जाता है। तो ये पॉलिन ग्रेन टेट्राड जो बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मतलब पॉलन ग्रेन की अगर बिल्कुल साधारण भाषा में कोई आपसे बोले बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या समझते हो, आपको वहां बोलना है पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की घटना को, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को सबसे अच्छा किससे समझा जा सकता है? डायग्राम से। पता ही आपको डायग्राम्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायो के, स्पेशली किसी भी टॉपिक को क्लियर करने में। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उनके पास पोटेंशियल है किस चीज के लिए? पॉलिन ग्रेन्स को बनाने के लिए। क्या करने के लिए? पॉलिन ग्रेन्स को फॉर्म करने के लिए, है ना। ये पेज आ ही नहीं रहा, थोड़ा सा हैंग कर रहा है यहाँ पे। हाँ, आ गया ये। देखिए, अब जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये चीज आप सीख लीजिए यहाँ पे कि हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोसाइट। अच्छा, ये रहा माइक्रोस्पोर, स्पोरो, स्पोर, और साइट मतलब सेल। समझ आया? सॉरी, साइट मतलब यहाँ पे जाएगा, साइट मतलब सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का ही दूसरा नेम है माइक्रोस्पोरोसाइट। कुछ अलग नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना। एमएमसी और माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट। ठीक है, अब यहाँ से एक नीट का क्वेश्चन निकल रहा है कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोरोसाइट। दुनिया के किसी भी ऐसे सेल में जब मियोसिस होना हो, अगर वो लीड करेगा मियोसिस को, अगर उसमें क्या होना है? मियोसिस होना है, तो इस चीज की 2000% गारंटी है कि अगर उसमें मियोसिस होना है तो वो गारंटी के साथ डिप्लॉयड होगा। दैट मीन्स कि द प्लॉइडी ऑफ दैट स्पेसिफिक सेल विल बी कंफर्म्ड डिप्लॉयड, दैट इज 2n। वो कैसा होगा? 2n होगा, मतलब उसकी प्लॉइडी डिप्लॉयड होगी। उसका भी मतलब कि उसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। क्या होंगे उसके पास? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये क्या कैरी कर रहा है यहाँ पे? डिप्लॉयड न्यूक्लियस को कैरी करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब और ये पोटेंशियल कहाँ से निकल के आ रहा है, मतलब ये क्षमता इसके पास कहाँ से आ रही है? तो जो आपने स्पोरोजेनस टिश्यू देखा था उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि आगे जाके इस तरीके से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने वाला है। ठीक है, अब इसको रहने दीजिए, एक रफ वर्क लेते हैं हम लोग। आपने 11th क्लास में पढ़ा है एक सेल है। ठीक है, पहले आप उसमें मियोसिस 1 कराते हैं, मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने के बाद ये 1 सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? मियोसिस 2। फिर क्या हुआ? मियोसिस 2। मियोसिस 2 होने के बाद ये 1, 2, 3, 4 सेल्स में कन्वर्ट हो गया। फिर ये क्या हुआ? 4 सेल्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब मियोसिस का जिक्र आएगा सिर्फ आप तभी तब सुनेंगे कि मियोसिस जो है वो 4 सेल्स, 1, 2, 3, 4 सेल्स बनाने का काम करता है। ये तब से चलता चला आ रहा है। जब आप 11th क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे वहां भी वही बात बोली जा रही थी। मियोटिक डिवीजन होगा और हैप्लॉइड 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। टेरिडोफाइट्स में पढ़ा आपने, जगह जगह पे वो लाइन लिखी थी, और जिसकी वजह से आपको एक चैप्टर भी दिया गया है, चैप्टर 10 जो था आपकी क्लास 11th का, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है वो बायो के हर एक चैप्टर में आपको परेशान करेगा, क्योंकि वो बेस है ना। बिना सेल डिवीजन के तो आप खुद भी ग्रो नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है? बेस है आपके लिए। और माइटोसिस का जब जिक्र आएगा तो माइटोसिस की स्टोरी बहुत सीधी सादी है बेचारे की। माइटोसिस अगर आप एक सेल में कराते हैं तो 2, बस स्टोरी ओवर। जैसे ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो ये 46 क्रोमोसोम वाले 2 सेल को देने का काम करता है। इसके बाद और कोई काम ये नहीं करता। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया इसलिए ताकि आपको याद आए कि एक्चुअली में जो मियोसिस है वो आपने क्या पढ़ा था क्लास 11th में,
और तभी यहाँ पे जैसे होता नहीं कि बच्चों के दिमाग में आया मैम यहाँ पे 2 आया फिर 4 आ गया, मियोसिस 1 मियोसिस 2। अब कई बच्चों के लिए तो ये भी अजूबा होता है जिन्होंने 9th में 10th में 11th में कहीं पे कोई पढ़ाई नहीं करी हो, तो 12th में उनके लिए क्या होता है, काफी नया हो जाता है ये, बिल्कुल वो लगता है वो सीधा पूछते क्या होता है। बट अगर बेस नहीं पता तो आगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। यहाँ पे साफ सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, 1 सेल है उसमें आपने पहले मियोसिस 1 कराया। मियोसिस 1 जब आप कराइएगा तो ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया 1 और 2। फिर आपको क्या कराना है, मियोसिस 2 कराना है। मियोसिस 2 कराएंगे तो ये 1 2 3 4, ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में खुद को कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग पॉलिन ग्रेन टेट्राड बोलते हैं। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स ही है ना, तो इसको हम लोग पॉलिन ग्रेन टेट्राड बोलते हैं। अब तो यहाँ पे ये जब क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स है, इसके चारों तरफ लेयरिंग होती है ना, तो जब ये डेसिकेट होता है ना, मतलब जो सूखता है, ड्राई होता है, ठीक है, तो डेसिकेशन के बाद, ये डेसिकेट होने के बाद ये आगे जाके खुद को पॉलिन ग्रेन में डेवलप कर लेता है। बस इतनी सी स्टोरी है इसकी। ये था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ आया आपको, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि आपको तो वैसे भी नीट के लिए और एमसीक्यू इन्हीं दो चीजों को तैयार करना है, तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हम लोग आगे मूव करते हैं। जब आपको ये समझ आ गया तो आगे हम लोग इसके मूव करते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू मैंने लिख रखा था, उसके आगे लिखिए। बहुत ज्यादा टाइम में नहीं लूंगी, ये अपने आप पेज चेंज कर रहा है। ये पेज चाहिए मुझे। चलिए थोड़ा सा फिनोमेना बस लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, each cell of sporogenous tissue, each cell of sporogenous tissue, टिश्यू है तो सेल होंगे ना उसके, है ना। अब टिश्यू है, टिश्यू का मतलब आपने बचपन से क्या सीखा है, एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। तो स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल में ये क्षमता है, टिश्यू इज capable of giving rise capable of giving rise to a माइक्रोस्पोर टेट्राड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड में खुद को कन्वर्ट कराने की क्षमता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है इसमें, माइक्रोस्पोर्स जो है ये क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन को लीड करते हैं। क्या करते हैं ये, मियोटिक डिवीजन को लीड करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, इतना लेक्चर लिखने की कोई जरूरत ना तो आपको है ना मुझे है ना। एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ट्रिपल एम लिख दिया मैंने, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। कौन सा डिवीजन आ गया यहाँ पे, मियोसिस आ गया। मियोसिस का मतलब ये होता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 undergoes, a microspore mother cell undergoes meiosis and forms forms pollen
ग्रेन टेट्राड। क्या बना रहा है ये? पॉलिन ग्रेन टेट्राड। बिल्कुल शॉर्टकट मारा मैंने, समझ जाइए। बीच में मैंने आपको जितना लेक्चर दिया वो सब एक लाइन में आ गया। पॉलिन ग्रेन टेट्राड बना रहा है। पॉलिन ग्रेन टेट्राड बनाने का मतलब तो यही है ना कि शुरू में क्या कर रहा है, फोर स्पोर्स बना रहा है, ठीक है। और जब ये मैच्योर हो गए, पॉलिन ग्रेन टेट्राड जो है ये अटैच्ड होता है, पहले चिपका हुआ होता है, फिर क्या होता है, ये डेसिकेट होने के बाद फ्री होके पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और आगे लिख लीजिए, as the anthers mature and dehydrate and dehydrate the the microspores डेसिकेट मतलब सूखना होता है, द माइक्रोस्पोर्स। और डिसोसिएट मतलब अलग अलग होना होता है। डेसिकेट भी होगा और डिसोसिएट भी होगा। डिसोसिएट्स डिसोसिएट्स टू फॉर्म dissociate from each other and develop into pollen grains। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको, है ना। डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन्स, ये था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या था ये? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फिर क्या होगा? फिर डेhiscence ऑफ एंथर होगा और सारे पॉलिन ग्रेन्स उसमें से रिलीज होके बाहर निकल जाएंगे, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं मूव कर रही हूँ, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। बहुत ध्यान से समझना है। पहली मैंने वार्निंग दे दी, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो दम ही नहीं है, कुछ नहीं है। एक था, उसके अंदर मियोसिस हुआ और फिर क्या हो गया, वहां पे फॉर्म हो गया आपको पॉलिन ग्रेन टेट्राड, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब एक चीज देखिए, शुरू से लेके अभी तक, या तो 10th क्लास में बोलूं या 11th क्लास में, थोड़ा सा अभी 1 मिनट के लिए आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखना है और आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? तो ओव्यूल के अंदर का एम्ब्रियो सैक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ये एम्ब्रियो सैक बनाया गया है। ये एम्ब्रियो सैक है, देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये। और इसके अंदर जो आपको ये एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, क्योंकि कई बार ना बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा क्यों मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बहुत साधारण सी बात है कि हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसको अगर बाहर निकाल के देखिए, वही स्ट्रक्चर है ना, ये याद आया। अब ये अपर साइड में क्या है? 3 एंटीपोडल सेल्स, बिल्कुल है, ठीक है, पढ़ा आपने। बीच में क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई, मतलब सेकेंड क्या है? नीचे में एग सेल है और मैंने एम्ब्रियो, यही तो बना हुआ है ना। इस डायग्राम को उठा के यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब ये स्ट्रक्चर कहाँ बैठा था? ओव्यूल के अंदर बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? ओव्यूल के अंदर बैठा हुआ था। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर ओव्यूल के अंदर बैठा था, कहाँ बैठा था? ओव्यूल के अंदर, है ना। हम लोग अब इसकी जर्नी सीखने वाले हैं, मतलब आखिर ये 8 न्यूक्लिएटेड बना कैसे।
कभी ना कभी तो शुरुआत में ऑब्वियस है और गारंटी है कि ये क्या होगा, सिर्फ एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगा। ऐसे सोच के देखिए, बना ठीक है, ये एक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि शुरू में ये क्या होगा, ये कोई एक सेल होगा, सिर्फ क्या होगा, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो मैं सिर्फ इस डायग्राम को आपको समझाऊंगी, इसके बाद कभी लाइफ में आपसे मेगास्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड एक भी जो क्वेश्चन है ना, कभी मिस नहीं होगा। ठीक है, मेरी इस बात को याद रखना है और बिल्कुल कंसंट्रेट होके इसकी एक्सप्लेनेशन को सुनते जाइए, गारंटेड समझ आएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सारी चीजों को किनारे करके पहले आपको सिर्फ ये टॉपिक सुन लेना है। ठीक है, अभी जस्ट हमने इसके पहले सीखा था कि मेल गेमेट, यानी कि जो वहां पे पॉलन ग्रेन्स थे, उसका फॉर्मेशन डेवलपमेंट कैसे हो रहा था। अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, जो फीमेल गेमेटोफाइट है यहाँ पे, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसको सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले एक एम्ब्रियो सैक मदर सेल है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला था हमने, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको भी एमएमसी बोलते हैं। फिर आप बोलेंगे इसको क्यों बोलते हैं एमएमसी, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ये मेगास्पोर मदर सेल है। उसकी प्लॉइडी क्या थी, डिप्लॉयड थी, इसकी भी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉयड होगी। आप बोलेंगे वाई, इसकी प्लॉइडी क्यों डिप्लॉयड है, इसकी प्लॉइडी इसलिए डिप्लॉयड है, इसको भी अब आगे जाके मियोसिस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ इसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ, इधर का पहले रफ पर खड़ा देती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी तो पता चला कि वो भी रब हो जाएगा। वो जरूरी है डिवीजन लिखना, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। विच टाइप ऑफ cell division is responsible for formation of four haploid cells after first division in MMC। तो यहाँ क्या होगा, म्यूटेशन होगा या मियोसिस होगा, म्यूटिक डिवीजन होगा या मियोसिस होगा। ये पहला डिवीजन क्या हुआ, पहला डिवीजन क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मैं बार बार आप समझ जाइए, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों हो गया। ठीक, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड और 2n। क्लियर है आपको। सबसे पहले क्या हुआ, उसमें मियोसिस हुआ। अब मियोसिस कराइएगा तो गारंटी है ना कि 1 2 3 एंड 4 सेल्स आपको मिलेंगे, गारंटी है। और मियोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल्स ही बनाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आपको। क्या होता है, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। कौन सा डिवीजन लग रहा है यहाँ पे, मियोसिस लग रहा है। कौन सा डिवीजन लग रहा है, मियोसिस लग रहा है। ठीक है, आगे चलिए। अब जो आपने अभी अभी क्या किया, ये 4 सेल्स बनाए, उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट मतलब खर्च हो गए, खत्म हो गए, खपत हो गए, जो समझना है समझिए। कहाँ गए ये, डीजेनरेट होके इस सेल को एनर्जी देने में चले गए। बोले भाई हम तो यहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तुम ही आगे जो डेवलपमेंट है उसमें अपने आप को इनहेंस करो। ठीक है, तो ये जो सारे हैं यहाँ पे, हमने 3 को इसमें से डीजेनरेट कर दिया, 3 को क्या किया हमने इसमें डीजेनरेट कर दिया। सिर्फ एक जो है, एक सेल जो है यहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, 3 डीजेनरेट हो गया, इसकी स्टोरी ओवर, इसको आगे कुछ नहीं करना, बस इतना ही था ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इसकी जर्नी जो एक है, आगे जो डेवलपमेंट में ये खुद को पार्टिसिपेट करा रहा है, दैट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो, मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, मैं लिख रही हूँ
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे हम लोगों को मिल गया एक स्ट्रक्चर जो है यही अपने आप को इनहेंस कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये तीनों डीजनरेट हो गए इसको एनर्जी देने में। मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक, अब जो ये बना हुआ है आपके पास ये हैप्लॉइड है। ठीक है, अब आगे की सिर्फ इतनी कहानी सुननी है, समझनी है आपको कि ये एक सेल से 8 न्यूक्लिएटेड बना कैसे। स्टोरी में ट्विस्ट तो यही है, बस सीखना क्या है, ये 1 से 8 न्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, अब इसको सीखिए, देखिए। अब फिर क्या हुआ, ग्रोथ नरिश्ड बाय न्यूक्लियस, मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने आप को ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एंड नियरेस्ट माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल क्या स्ट्रक्चर है, तो जब आप एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, जब आप क्या करते हैं, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें जो माउथ लाइक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना आप, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करता है, उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। और उसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज एम्ब्रियो सैक। तो ये कहाँ पे, एंड नियरेस्ट माइक्रोपाइल, तो इस साइड में होगा या इस साइड में, अगर क्वेश्चन मार्क आपके पास आएगा तो इस साइड में, तभी ये क्या बोल रहा है, एंड नियरेस्ट माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल इज द माउथ लाइक, होता ही माउथ लाइक है, सही में उससे पॉलन ट्यूब एंटर करता है। बच्चों को मैं वैसे भी ट्रिक बताती हूँ, जो माउथ, एम फॉर माउथ, एम फॉर माइक्रोपाइल। माउथ लाइक जो अपीयरेंस आपको दिख रहा है उसको याद रखेंगे एग्जाम में कि वो माइक्रोपाइल है। ठीक है, फिर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 माइटोसिस होगा इसमें, 3। How many mitotic divisions are involved in formation of 8 nucleated stage of embryo sac of angiosperms? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 माइटोसिस नीट में पूछा जाता है, आपके पास ऑप्शन होगा 1 2 3 4। ठीक है, कई बच्चे 1, कई 2 3, तो बच्चा सोचता ही नहीं, सोचता अरे हमने ऐसे इस तरीके से ऑड नंबर में तो कोई डिवीजन सुना ही नहीं हमने। ठीक है, मोस्टली बच्चे तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 को याद करके 2 में टिक मार देते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे 3 माइटोसिस होता है। एक हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया फर्स्ट माइटोसिस, यहाँ पे हो गया सेकेंड माइटोसिस, और यहाँ पे हो गया थर्ड माइटोसिस। ना तो इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, जिंदगी भर के लिए याद रखिए इसको। अब देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कैसे, एक सेल है, इसको बना रही मैं, इसको एक सेल है, उसमें माइटोसिस कीजिएगा तो क्या बनेगा, 2 सेल, 1 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 सेल है, यानी कि यहाँ पे आपने माइटोसिस 1 किया। अब इन दोनों में भी माइटोसिस 2 कीजिएगा, M2 लिख रही हूँ शॉर्ट में, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना आपके पास। ठीक है, इन चारों में भी और एक बार माइटोसिस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको मैंने M3 लिखा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हुआ, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया, जिसमें से होता क्या है, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर आता है, मैं एनसीईआरटी वाले डायग्राम को दिखा के समझाती हूँ आपको। इसके इसके बीच में, इसके और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर आता है, क्या है इसे देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ये है, देखिए अभी अभी क्या सिखाया मैंने आपको, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वही चीज है, मेगास्पोर मदर सेल है, फिर क्या हुआ, मेगास्पोर डायाड बना, फिर क्या हुआ, मेगास्पोर टेट्राड बना, 1 2 3 4, फिर क्या हुआ, 3 इसमें से डीजनरेट कर जाएंगे, और एक जो है वो यहाँ जाके आगे डेवलपमेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट कराएगा। फिर क्या हुआ, माइटोसिस 1 हुआ तो 2 बना, माइटोसिस 2 हुआ तो 4 बना, माइटोसिस 3 हुआ तो 8 बना, ये मिसिंग है वहां पे। अब आप बोलेंगे भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट उसने ये बना दिया है, इंपॉर्टेंस ये है, और इसके पीछे ये फिजियोलॉजी छिपी हुई है। अपर साइड में जो ये 4 आपके पास मेगास्पोर्स है, और नीचे जो 4 मेगास्पोर्स हैं उसमें से 2, मतलब एक अपर साइड से बीच में शिफ्ट होता है, एक लोअर
साइड से बीच में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये ऐसी पोजिशनिंग को अक्वायर करते हैं कि इसके पास फ्यूचर में जाके 3 एंटीपोडल्स होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, 1 एग होता है और 2 सिनर्जी है। तो फिजियोलॉजी ये छिपी हुई है। और साइड में जो आपने बनाया था उसमें से एक जो है मिड में शिफ्ट होगा ऊपर से और एक जो है मिड में शिफ्ट होगा लोअर साइड से। तो ऐसी पोजिशनिंग तब जाके ये एक्वायर करने का काम करते हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से समझते हैं तो ये डायग्राम भी बेस्ट है, इसमें भी कहीं कोई कमी नहीं है। बच्चों की कंप्लेन होती है कि हमें ये डायग्राम समझ नहीं आता। भाई क्या है समझने वाला इसमें? इतना बढ़िया इसने क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में दे रखा है, इससे अच्छा क्या समझाए कोई आपको बताइए। एक और हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, उसमें ये जो है ये मिसिंग है। इससे आपको एटलीस्ट समझ तो आ रहा है कि जब ये 4 ऊपर और 4 नीचे था तो बीच में यहाँ से 2 कहाँ से आ गया। तो मैंने अभी आपको ये बात समझाई कि होता ये है एक्चुअली कि अपर और लोअर साइड से एक मिड में जाता है यहाँ पे शिफ्ट होकर। फिर क्या होता है, ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म होता है। ठीक है, हम लोग इसको समझ रहे थे। नेक्स्ट डायग्राम पे हम लोग चलते हैं, जो हम लोग सीख रहे थे उसी को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट रहा आपका ये मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो आप अभी सीख रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से या मेगा स्पोरोजेनेसिस से, तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो मेगा स्पोरोजेनेसिस से पूछे जाते हैं। तो मैंने ये आपको जर्नी बताई यहाँ तक, कैसे ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना, कैसे ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है ये बना, उसमें ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और 3 माइटोटिक डिवीजन आपने यहाँ पे लगाए। फिर क्या हुआ, एक एम्ब्रियो सैक के अपर साइड में 3 एंटीपोडल सेल्स। ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार रिपीट करा रखा है, आगे भी मैं बहुत बार इसको रिपीट करूंगी, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अपर साइड में 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। यहाँ पे इसको ओवम नहीं लिखना चाहिए, ओवम सिर्फ ह्यूमन में होता है, यहाँ पे एग होगा। ये ओवम की बजाय यहाँ पे क्या होगा, 1 एग मिड में जो है, और एग के दोनों साइड से साइड में 2 सिनर्जिट्स होते हैं। 2 क्या होते हैं यहाँ पे, सिनर्जिट्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ही, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई है ना, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रल सेल बन जाता है। क्या बनता है, सेंट्रल सेल बन जाता है, ये अपने आप को सेंट्रल सेल में फॉर्म करता है। तो अब जाके जो आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, अब ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक में अपने आप को अपने आप को कन्वर्ट करा लिया है। ठीक है, तभी यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है मैच्योर एम्ब्रियो सैक दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे, है ना। और दूसरी चीज, 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट, 6 आर हैप्लॉइड, 1 इज डिप्लॉयड। एक क्या है, सिर्फ इसमें पोलर न्यूक्लियाई क्या है यहाँ पे, डिप्लॉयड, और बाकी सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये चीज आपने सीखी है यहाँ पे। डायग्राम भी अच्छा है ये, और डायग्राम से भी बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जो आपने सीखा है 1 बाय 1 करके। ठीक है, इसको जब आप प्रोसेस में लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेंथी है, नहीं है, सिर्फ आपको डिवीजन से याद रखने हैं। पहले क्या हुआ, फटाफट रिवाइज कीजिए। पहले क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 2 हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बने। 4 हैप्लॉइड सेल्स के बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे उसमें से 3 डीजेनरेट हो गए। 3 के डीजेनरेट होने के बाद क्या हुआ, एक यहाँ पे अपने आप को डेवलप करेगा, ये अपना साइज बढ़ाता बढ़ाता फिर माइटोसिस 1 करेगा, फिर यहाँ पे ये डायड फॉर्म करेगा, मतलब 2 यहाँ पे मेगास्पोर्स है, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 में से अपर साइड से एक बीच में शिफ्ट होगा लोअर साइड से। फिर क्या करता है, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। और जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, यही आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में खुद को पार्टिसिपेट कराएगा। कोई स्टूडेंट बोले कि मेरे पास इसका ओव्यूल के स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैं डबल फर्टिलाइजेशन समझा सकता हूँ, दैट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन समझ आए। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, तीसरा टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, थर्ड टॉपिक। ठीक है, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा एमसीक्यू, आप उसको करके देखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं
स्पीड काफी ज्यादा है, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें थोड़ा और स्लो चलना है तो मुझे उधर से बोल देंगे, बीच में इंस्टेंटली मुझे बोलेंगे कि मैम थोड़ा स्लो बता दीजिए, या फिर हमें यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं वहां पे रुक के ठहर के फिर से समझाऊंगी आपको। इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा रखा है क्योंकि आपको भी करना है, टाइम कम है आपके पास और आपको ये सारी चीजें कंप्लीट भी करनी है, तो मेरी मजबूरी है, मेहनत तो मेरी भी लग रही है ना, मैं भी लगातार बोली थी तब से, है ना। चलिए फटाफट इसको समझते जाइए। देखिए सबसे पहले क्या है, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। क्या है ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास यहाँ जो ये माउथ लाइक ओपनिंग है दैट इज माइक्रोपाइल। जैसे आप घर में चने को देखिए, किसी भी बीज को, सीड को देखिए, उसमें जो एक होल होता है ना दैट इज माइक्रोपाइल। ठीक है, हो गया, बस इतना ही है। अब आपको यहाँ पे इस ओव्यूल का ये स्टॉक दिख रहा है ना, ये डंठल जिसको बोलते हैं, स्टॉक दिख रहा है ना, ये दैट इज फ्यूनिकुलस। अगर हम इसको यहाँ से तोड़ दे तो, फ्यूनिकुलस को तोड़ दे यहाँ से तो एक ज्वाइनिंग पॉइंट है ना जिससे ये खुद को यहाँ पे अटैच करके रखे हो, दैट इज हाइलम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं और यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ पे ऐसे करके ओव्यूल जुड़ा हुआ है, तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनली एक स्क्वायर होता है, एक निशान सा दिखता है ओव्यूल में, जिसको हम लोग रैफे बोलते हैं। तो फ्यूनिकल कैसे है, ऐसे हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। और ये रैफे कैसे प्रेजेंट है, तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली है, मतलब ऐसे क्रॉस सेक्शन कीजिएगा तो हाइलम देखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सेक्शन तो नहीं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे देखेंगे तो रैफे दिखेगा। माइक्रोपाइल के उल्टे चले जाइए, ये जो पोजिशनिंग है दैट इज चरेजा और चलेते हैं इसको, ठीक। अब एक चीज और, ये जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे, जिस मास ऑफ सेल्स के और टिश्यू के बीच में ये डूबा हुआ है दैट इज न्यूक्लियस। बोला जाता है कि एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब डूबा हुआ, एम्ब्रियो सैक इज एम्बेडेड इन मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके पास एक बाहरी साइड में इंटेगमेंट होता है, उसको आउटर इंटेगमेंट बोलते हैं, उसको आउटर बाहर वाला, और अंदर वाले साइड में जो इंटेगमेंट है उसको हम लोग इनर इंटेगमेंट बोलते हैं, बस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर वाले स्ट्रक्चर पे, जो भी आपने सीखा है। अपर साइड में 3 एंटीपोडल्स, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई, सीखा है अभी अभी आपने। फिर यहाँ पे 1 एग सेल और इसके आजू बाजू में 2 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स। तो ये रहा आपके पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये क्या है यहाँ पे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस बता देती हूँ, सुन लीजिए मेरे से। Which opening is responsible for entry of pollen tube during double fertilization? आंसर बताइए, उधर से क्या होगा, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन समझ आया मेरा? मैंने पूछा कौन सी ऐसी ओपनिंग है ओव्यूल के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम में पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या आंसर देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर इज माइक्रोपाइल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन माइक्रोपाइल पे था, सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द नेम ऑफ द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, क्या होगा आंसर, ओव्यूल का स्टॉक क्या होगा, स्टॉक मतलब STAL के ये वाला स्टॉक में पूछ रही, जिसका डंठल है, क्या होगा वो, आंसर दीजिए फटाफट उधर से। ओव्यूल का जो स्टॉक है क्या होगा, इसका स्टॉक होगा फ्यूनिकुलस, या फ्यूनिकल भी बोला जाता है इसका, सेकंड क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट ओव्यूल ट्रांसवर्सली ज्वाइन टू फ्यूनिकुलस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइलम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, डिप्लॉइड, फोर्थ क्वेश्चन।
ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एट विच ओव्यूल इज कनेक्टेड टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। राफे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एग सेल? ऑलवेज ये क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। क्या होगा ये? हैप्लॉइड होगा। In which mass of cells embryo sac is embedded? Nucleus. Seventh question. अब what is the ploidy of antipodal cells? तो total antipodal cells कितने हैं? 3 हैं। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सब हैप्लॉइड है। All antipodal cells are haploid. 8th हो गया ये। How many cells are present? Nucleated नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा how many cells are present in embryo sac? तो cells है 7 और पूछा जाएगा कितना न्यूक्लिएटेड है, तो 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। तब पोलर न्यूक्लियाई को ऐड करेंगे और सेंट्रल सेल बीच में बन गया ना फ्यूज करके, तो सेल पूछा जाएगा तो 7 लिखेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया ये। 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेंशन द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक मास ऑफ सेल और मास ऑफ टिश्यू विच प्रोटेक्ट्स, मतलब क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया, विच प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो सैक। तो अभी भी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे आइसोलेट करके दिखा दिया है। एक राधे शोर नहीं करो बेटा, कि अगर एक टॉपिक की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे आपसे कहाँ से किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी कराया मैंने आपको। ये था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये क्या देखा आपने? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और एम्ब्रियो सैक जो है इसका स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम यहाँ से आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि ये जो एग सेल है ये 2 सिनर्जिट्स से घिरा हुआ है, मतलब आजू बाजू में प्रेजेंट होता है। एग सेल प्लस सिनर्जिट्स मतलब 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिट्स, इन दोनों को एक साथ ऐड करके और इकट्ठा करके हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम लोग एक साथ ऐड करके और इकट्ठा करके हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं। एग एपरेटस, याद रखना है इसको। एग एपरेटस कहलाता है। क्या कहलाता है? एग एपरेटस। ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई, पहले ये पोलर न्यूक्लियाई होता है, लेकिन जब ये फ्यूज कर जाएगा, पूछा जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब सेल्स का नंबर पूछा जाएगा तब 7 होगा, और कितना न्यूक्लिएटेड है तब वहां पे बोला जाता है कि 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं, मैं बता देती हूँ आपको कि इसके नेक्स्ट पेज पर भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। हाँ देखिए, और टिपिकल एंजियोस्पर्म, या इसको अगर ऐसे करें ब्लैक अगर हम, कलर, हाँ ठीक है, एम्ब्रियो सैक mature चोर embryo sac, a mature embryo sac of a typical angiosperm, शोर नहीं करो बेटा, चुप रहो। Typical angiosperm contains contains 8 nucleated और स्लैश डाल दिया मैंने, दोनों एक ही बात है, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर।
7 cell स्ट्रक्चर। इसके पास क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आज आपने 3 टॉपिक्स करे हैं। एक था छोटी छोटी कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, मैं बता देती हूँ। यानी अभी तक आपने क्या सीखा, एक रफ वर्क कर रही हूँ मैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक कैसे बना 8 न्यूक्लिएटेड, ये भी सीख लिया आपने, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब अगर ये पूरा का पूरा पिस्टिल जो है, अगर इसका नंबर 1 होता है तो हम उसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, मैं लिख देती हूँ आगे। और अगर इस पिस्टिल का नंबर मोर होता है, मोर इन नंबर, तो हम उसको मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी है, ये मैं लिख देती हूँ आगे, इससे कनेक्टेड है, इससे रिलेटेड है। आगे जो मैं एक्सप्लेनेशन लिखूंगी, चलिए। तो पिस्टिल जो है, यानी हम लोग किसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे? गाइनोशियम। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, इसके लिए दूसरा ही टॉपिक है। गाइनोशियम, ये हो सकता है, द गाइनोशियम मे बी मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। पहला क्या है? मोनो कार्पेलरी, और दूसरा है मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, मल्टी कार्पेलरी भी हो सकता है। बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। मोनोकार्पेलरी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ओनली वन पिस्टिल, वन पिस्टिल होगा इसके पास। ठीक है, और मल्टी मतलब आपको पता ही है, मल्टी कार्पेलरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मोर देन वन पिस्टिल, मोर देन वन पिस्टिल, मोर देन वन पिस्टिल। अब क्या है, इसकी स्टोरी तो ओवर, बस ये मोनोकार्पेलरी है, मतलब इसके पास सिंगल पिस्टिल होगा। यहाँ पे तो कोई ड्रामा है ही नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर ये मल्टी कार्पेलरी हो गया, अगर ये क्या हो गया, मल्टी कार्पेलरी हो गया, और 2 बातें होंगी इसमें। क्या और 2 बातें होंगी, तो समझाती हूँ। अगर ये मल्टी कार्पेलरी हो गया, देन इट मे बी, एक और कंडीशन आएगी इसमें, ये कैसा हो सकता है, सिन कार्पस हो सकता है। इट मे बी SYNCARPOUS, it may be syncarpus or एपोकार्पस, एपोकार्पस, ऐसे याद रखेंगे। SYN, सिन मतलब फ्यूजन होता है, जैसे सिन है ना, एपो मतलब फ्री होता है ना। तो सिन कार्पस का मतलब है यहाँ पे कि इसके पिस्टल्स ना फ्यूज कर गए। सिन कार्पस का क्या मतलब है? सिन कार्पस का मतलब है फ्यूज्ड पिस्टल। द पिस्टल्स the pistils may be fused together, fused together। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एपोकार्पस के बारे में। तो ये जो एपोकार्पस है, एपोकार्पस का मतलब इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे फ्यूज हो गया। एपोकार्पस में क्या होंगे, यहाँ पे फ्री पिस्टल्स, ऐसे कर दीजिए, एपोकार्पस में कर दीजिए फ्री पिस्टल्स। यहाँ पे पिस्टल्स क्या है,
फ्री है, बस हो गया, फ्री पिस्टल्स है ना। चलिए अब जो है यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं इसमें, जैसे एज फॉर एग्जांपल, थोड़ा ये मिनिमाइज भी होता है ना, कहीं से थोड़ा छोटा हो जाए ना थोड़ा, हाँ ठीक, इसके नीचे आ जाएगा ना तो सही रहेगा ना आपके लिए एग्जांपल्स। मैं अलग से पेज लेती तो आगे जाके आप कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमें जो है इसके एग्जांपल चाहिए, और क्वेश्चन एग्जांपल से ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिनकार्पस पिस्टल की बात करते हैं, किसकी बात, तो आप आगे जाके ना ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, उसमें आपके पास एग्जांपल आएगा पेपेवर सोमनीफेरम। क्या आएगा, तो पेपेवर सोमनीफेरम की खासियत है उसके पास सिनकार्पस पिस्टल होता है। इसका एग्जांपल है PAPABER, पेपेवर, ठीक है। और इसका एग्जांपल है यहाँ पे मिशेलिया, इसका एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल याद रखना आपको मस्ट है, इसमें कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आप इस चीज के लिए श्योर हो जाइए। आपके MCQ बेस्ड एग्जाम में एग्जांपल छोड़ के किसी और चीज से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि वहीं पे आपके ब्रेन की रिटेनिंग कैपेसिटी का पता चलता है कि कितना याद करके आप रख सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम तक, है ना। तो एपोकार्पस का एग्जांपल है आपके पास मिशेलिया, कई बच्चे इसको मिकेलिया भी पढ़ते हैं, जो पढ़िए स्पेलिंग तो वही रहेगी, मिकेलिया भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं कई बच्चे। तो ये आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है मेगास्पोरोजेनेसिस प्लस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक प्लस द टर्म्स मोनोकार्पेली एंड मल्टीकार्पेली, एक इससे टोटली डिफरेंट टॉपिक जो हमने पहले शुरू किया था, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये सब कुछ आपने आज की क्लास में सीखा है। हम लोग इसलिए भी थोड़ा ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली मैं बोल ही रही हूँ लगातार 1 घंटे, तो सिलेबस भी आपका फटाफट मूव कर रहा है, भाग रहा है, आपको पता भी नहीं चला। मेरे ख्याल से 2 क्लासेस में हम हाफ चैप्टर जो है वो कर चुके हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, है ना। हाफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें तो बेस थी ना, बचा हुआ तो इससे ज्यादा है, बट हाफ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके समझने के बिना तो आगे कोई चीज मैं समझा ही नहीं सकती आपको, ठीक है। तो बाकी जो है इसके आगे की एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल।